Good evening, all of you. How are you all? Let us continue with our new thinker, Redcliffe Brown. A.R. रेडक्लिफ ब्राउन बहुत जगह आप लोगों को लिखा मिलेगा एंड उनका पूरा नाम था एल्फ्रेड रिग्नाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 1881 में इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है। इन्होंने मैलिनॉस्की को फॉलो किया था, बट कंफ्यूज नहीं करना है। मैलिनॉस्की का जो डेट ऑफ बर्थ है, हालांकि इन्होंने उनको फॉलो किया 1884, वो इनके बाद पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद भी रेडक्लिफ ब्राउन ने बहुत जगह वो इंस्पायर्ड थे मैलिनॉस्की से। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं करना है इस चीज को कि मैलिनॉस्की उनसे बड़े थे, नहीं, मैलिनॉस्की उनसे एज में 3 इयर्स छोटे थे। लेट स्टार्ट। रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट में आते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट वो होते हैं जो इंडिविजुअल पे फोकस ना करके पूरे स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, पूरी सोसाइटी पे ध्यान देते हैं। एंड मैलिनॉस्की हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, वो सिर्फ फंक्शनलिस्ट थे, यानी जो इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि पूरे स्ट्रक्चर पे। रेडक्लिफ ब्राउन पूरे स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंडिविजुअल पे नहीं। इंस्पायर्ड बाय मैलिनॉस्की एंड डर्कहाइम। जो रेडक्लिफ ब्राउन है उन्होंने अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत इंस्पायर थे वो मैलिनॉस्की एंड डर्कहाइम दोनों से। नेक्स्ट इज मेजर फील्ड वर्क। जो रेडक्लिफ ब्राउन है उनका मेजरली जो फील्ड वर्क है वो अंडमान आइलैंडर्स पे था। किस पे था? अंडमान आइलैंडर्स पे। एथनोलॉजी, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है? मल्टीपल एथनोग्राफीज करना, मीन्स ह्यूमन बीइंग की स्टडी करना, उस रिलेशंस को समझना, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। यानी आप कंपैरेटिव एनालिसिस जब करते हैं तो उसको बोला जाता है एथनोलॉजी। यानी आप बहुत सारी एथनोग्राफीज करने के बाद जब उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी। ऑल्सो कॉल्ड एज कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजी। एथनोलॉजी को ही कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर एज अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन सोशल रिलेशन। बहुत बार एग्जाम इस एक स्टेटमेंट से आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इस स्टेटमेंट से आता है कि किसने बोला सोशल स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट ऑफ पीपल, तो वो बोला था रेडक्लिफ ब्राउन ने। उन्होंने कहा जो हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर है वो लोगों का एक ग्रुप है ना, अलग अलग रेसेस का, अलग अलग रिलीजन का जो ग्रुप है, अरेंजमेंट ऑफ पीपल की किस तरह से लोग अरेंज होते हैं। जैसे आप जिस फैमिली में बॉर्न हुए वहाँ और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होंगे, तो ये क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ पीपल हुआ। फिर आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रेंड्स का एक सर्कल होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ पीपल। फिर आप जहाँ काम करते हैं, आपका जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग प्लेस है, वहाँ भी आपके कुछ कलीग होंगे, कोई बॉस होगा, तो वो भी क्या है? वो भी इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन सोशल रिलेशंस। कि आपका किससे क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे आपका क्या बनता है? एक ग्रुप बनता है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पीपल। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जो इमाइल रखाइम रेडक्लिफ ब्राउन है, उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था सोशल स्ट्रक्चर को, एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, देखने में ऐसा लगता है ना कि लिखा हुआ है एक्चुअल स्ट्रक्चर, कि जैसे ये जो है ना ये एक्चुअल यानी एज इट इज रहेगा, लेकिन नहीं, ये इसका उल्टा है। स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है ना वो हमेशा एक तरह से स्टैटिक रहता है, एक ही जैसा रहता है, चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, नॉट चेंज। क्या? जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, इसको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है, फॉर्म, आप किसी भी चीज का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, आप यूजीसी नेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल, यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं हमेशा, हर बार उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे कुछ और ही जानकारी ली जा रही है, आपसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका मदर नेम, फादर नेम, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर या पेन नंबर, ये सब चीजें, यानी हमेशा वो फॉर्मेट आपको सेम सेम सा मिलेगा। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो वो चेंजेस यहाँ भी होते हैं थोड़े बहुत, बट नॉट एंड वाइड उसमें।
बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही फॉर्म आपको भरने के लिए दे दिया जाएगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म से आप याद रख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो कांस्टेंट वैसा ही रहता है, स्टैटिक, मतलब उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। इसमें टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज सोशल मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज सोशल मॉर्फोलॉजी? सोशल मॉर्फोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे एक्चुअल में दिया था इमाइल डर्कहाइम ने। इमाइल डर्कहाइम से इंस्पायर्ड थे ब्राउन, तो उन्होंने भी इसको यूज किया है सोशल मॉर्फोलॉजी को। व्हाट इज सोशल मॉर्फोलॉजी? सोशल मॉर्फोलॉजी जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रुप्स, रिलेशंस, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, कैसा पूरे ग्रुप में जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस टाइप की हैं, किस तरह का चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, एक तरह से वो आता है सोशल मॉर्फोलॉजी में। यानी हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से एक सोशल स्ट्रक्चर उन पे अपना उसको एक तरह से कह सकते हैं हम कि असर डालता है अपना। एंड ह्यूमन बीइंग्स या इंडिविजुअल किस तरह से उसको वो करते हैं, चेंज करते हैं या फिर उससे उसके जैसा बन जाते हैं, तो वो होता है सोशल मॉर्फोलॉजी। यानी इसमें स्ट्रक्चर की बात होती है, इसमें रिलेशनशिप्स की बात होती है, इसमें इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है सोशल मॉर्फोलॉजी में। तो सोशल मॉर्फोलॉजी स्टडी है इंस्टीट्यूशंस की, स्ट्रक्चर की, ग्रुप्स की, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। यूनोमिया एंड डिस्नोमिया, ये स्टेटमेंट्स एग्जाम में आती हैं, आपसे मीनिंग पूछ सकते हैं या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं किस थिंकर का है, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया। यूनोमिया एंड डिस्नोमिया का मतलब होता है या फिर यूफोरिया या डिस्फोरिया, दोनों में से कोई भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूनोमिया होता है हैप्पी सिचुएशन, जब सोसाइटी में सब कुछ, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब चीज़ें ठीक है, इकोनॉमी सही चल रही है, एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास, आपको के पास अच्छी जॉब है, किसी तरह का कोई कंफ्लिक्शन नहीं है सोसाइटी में, क्राइम नहीं है, तो सब कुछ ठीक 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 अच्छा अच्छा है, दैट इज यूनोमिया। और उसी को यूफोरिया भी कहेंगे। लेकिन अगर सोसाइटी में डिसबैलेंस है, प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि उनकी जो अर्निंग है वो नहीं हो पाएगी, तो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्राइम रेट बढ़ जाता है, इकोनॉमी फॉल कर जाए उसका भी बहुत असर पड़ता है सोसाइटी पे। तो उस सिचुएशन को, जब प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में बहुत सारी, तब हम उसको कहेंगे डिसनोमिया या डिस्फोरिया। ये याद रखना है, डिसनोमिया डिस्फोरिया सेम है जब प्रॉब्लम है सोसाइटी में, यूनोमिया या यूफोरिया जब है दैट मीन्स हैप्पी हैप्पी सोसाइटी, बहुत अच्छी आइडियल टाइप सोसाइटी एक तरह से। तो ये था रेडक्लिफ ब्राउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राउन को कंप्लीट कर देंगे जल्दी जल्दी, इसी तरह से दो दो वीडियोस में हम हर एक थिंकर्स को कंप्लीट करते चलेंगे। तो ये था रेडक्लिफ ब्राउन। और हमेशा क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सा थिंकर कब आया, कौन सा कब आया, तो उसमें सीक्वेंस लगाना पड़ता है आपको, या तो आपको सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाना है या सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है रेडक्लिफ ब्राउन मैलिनोस्की से बड़े थे, लेकिन उन्होंने मैलिनोस्की को फॉलो किया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेशक से फॉलो किया। अब एक बात बताइए, मेरी बेटी है, उसे फ्रेंच आती है, वो भी फ्रेंच पढ़ती है, तो मैं उसी से सीख रही हूँ ना, उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उससे सीख रही हूँ तो वो मेरे से बड़ी है एज में, नहीं, मैंने उससे फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, लेकिन वो मेरे से एज में छोटी है क्योंकि वो मेरी बेटी है। तो इसी तरह से जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो फॉलोवर थे मैलिनोस्की के, बट मैलिनोस्की उनसे एज में छोटे थे। तो क्रोनोलॉजी हमेशा याद रखनी, 1884 मैलिनोस्की, 1881 Redcliffe Brown. Please do like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye and take care.